आगे चले तो शुरू करते हैं हमारे आज के एक और लेक्चर को। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स और पीरियड टेबल सिखा दिए थे। पीरियड टेबल क्या होती है, कैसे पीरियड टेबल डेवलप हुई, कितने उसके पार्ट होते हैं। अब हम इस चैप्टर के मेन पार्ट में एंटर कर जाएंगे, जिसको हम लोग यूज किया करेंगे, पढ़ा करेंगे। ठीक है, बाकी तो आपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर ही रहे हो। कुछ ही लोग आते हैं जीएमपी में, बाकी लोग नहीं आते हैं। तो ठीक है, बार बार कौन बोलेगा, है ना। तो इट इज योर विश एज यू विश, है ना। अभी अपन चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले फ्लश नोट्स। नंबर अपने हिसाब से डाल लें। देखें, कुछ सॉलिबिलिटी रूल्स होते हैं छोटे छोटे, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें हम एक एक करके कवर करना शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल सीखें आप। ऑल सॉल्ट्स ऑफ alkali metals and NH4 plus are water soluble except NaHCO। NaCO3 को छोड़कर दुनिया के बाकी सभी सॉल्ट्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब दुनिया के, सॉरी क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स के और NH4 प्लस के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास NaCl है, एक्वस का मतलब आपने पानी में इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो आपको सोचने का ही नहीं है। पानी के अंदर ये 100% टूटेगा और टूटकर क्या बना लेगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस। कोई भी सॉल्ट अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो पानी में हमेशा अपने आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एनी वाटर soluble salt will exist in the form of its ions in water। तो अपने आयंस की फॉर्म में ही वाटर में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं KNO3, तो पोटेशियम की भी सारे सॉल्ट वाटर सॉल्युबल हैं। तो बताओ ये पानी में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, K प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस। समझ रहे आप इस बात को? तो अब लिख लो, एक सेकंड में आ रहा हूं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग सीखने जा रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नहीं क्यों हो रहा है ऐसा? Satisfied with this actually।
चलिए देखिए क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, बहुत काम की चीज है और इसको सीखने से पहले आपको चीजें सीखनी है। देखो आपके पास जैसे ये कोई एटम है, ये इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, तो हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, एनर्जी शेल्स। जैसे n=1 हो गया, n=2 हो गया, n=3, 4, 5 ऐसे चलता है, ठीक है। तो जो आपका सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल, या फिर आप इसे किसके नाम से जानते हो, वैलेंस शेल के नाम से जानते हो, ठीक है, या फिर आप इसे एक और नाम देते हो अल्टीमेट शेल। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। अब अगर ये आउटर मोस्ट होता हो, ये शेल कौन सा शेल होता है, इनर शेल। और बताओ ये कौन सा होता है, अब इसके बाद भी अगर कोई और भी अंदर हो तो वो सब भी किसके अंदर काउंट हो जाएंगे, इनर मोस्ट। इनर शेल को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। और जो इनर मोस्ट होता है उसे हम लोग किसके नाम जानते हैं, एंटे पेनल्टीमेट शेल के नाम से, ठीक है। तो आप समझे इस चीज को कि अलग अलग शेल के नाम से उनके इलेक्ट्रॉन्स का नाम पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा बताओ उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम इन्हें इन सिंपल वर्ड्स आ गया यार आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप अंदर वाले शेल में जाओगे, अंदर वाले शेल में भी क्या होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताओ ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी होंगे, बताओ इन्हें आप क्या नाम दोगे, इन्हें आप इनर इलेक्ट्रॉन्स नाम दोगे। क्या नाम दोगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स। बोले समझे आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बोले समझ में आता है। अभी बताओ ये जो न्यूक्लियस है ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, आउटर वालों पे, इनर वालों पे, या सब पे, ये सबको समझ में आता है। ये जो आपका न्यूक्लियस है ये इन सभी तरह के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो देखो ये न्यूक्लियस इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या भाई एक ही बनाने दोगे क्या, सही है, इस वाले को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और यही इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, देखो अट्रैक्ट कर रहा होगा। दिस इज ऑल्सो अट्रैक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इसको आप ऐसा बोल दो कि दिस आउटर इलेक्ट्रॉन is attracted by nucleus, सही है। लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ यहां पर एक और फोर्स काम कर रहा है, जो कि कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, अगर आप देखें ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बताओ क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। बोले इतना समझ में आता है। तो जो रेड कलर से हमने यहां फोर्स लिखा है, दिस इज बेसिकली द रिपल्शन फोर्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है। अगर आपके पास एक ऐसा एटम हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, बताओ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल यानी n=1 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन फोर्स उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता है। ऑल द अट्रैक्शन of nucleus
is on the single इलेक्ट्रॉन। बस इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर सारा अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। क्या बोलते हैं? एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव फोर्स भी काम कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बताओ न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन फोर्स इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा होता है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होता। लेकिन ये चारों मिलकर ये नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर काम करे। तो हम ये कहते हैं कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलो, बात समझ में आ रही है? आओ इसको एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? युवा दिलों की धड़कन है, द डांसिंग सेंसेशन। Who is she? You should know who is she. सलमान खान के साथ जिसने डांस किया हुआ है, नाना पाटेकर, ठीक है। नोरा फतेही, नोरा फतेह अली खान से इसको लेने देना नहीं है। सो खैर छोड़ें, काम की बात पे आते हैं। यस, कोई शक? ये तो मेरी बेटी की बहुत फेवरेट है डांस, एक नंबर डांस। तो चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, हम नोरा फतेही जी को बुलाते हैं कोटा में सिटी मॉल। सिटी मॉल कितने लोग गए? सभी गए ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए, तो सिटी मॉल में हम नोरा फतेही को बुलाते हैं। तो आजादी के उपलक्ष्य में कौन? अब तो इंडिया की हो गई, अब क्या है। चलो ठीक है, ऐसी एक टीचर्स डे पर, चलो जनता की भारी डिमांड पर टीचर्स डे पे एक इवेंट करवाया गया कोटा में, जिसमें नोरा फतेही का लाइव शो है, ठीक है। और सिटी मॉल में स्पॉन्सर्ड बाय मी, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय मी, पेड बाय यू। ठीक है। तो 5 सितंबर शाम को 7 बजे इसका शो स्टार्ट होगा। तो सिटी मॉल में जगह कम पड़ जाएगी, तो एक बड़ा अपन ने वो बुक कर लिया, मैरिज गार्डन, जिसमें शादी होती है, दशहरा मैदान, उसमें तो फिर रावण कहां जाएगा भाई। ठीक है, चलो एक बड़ा हमने ग्राउंड बुक कर लिया। तो ये 7 बजे पहुंचेगी, लेकिन शो स्टार्ट होने से पहले ये ऑडियंस से इंटरेक्ट करेगी, बड़े ऑटोग्राफ देगी, ठीक है। तो बताओ, वॉइस का इको हो रहा है? तो मान लो 7 बजे ये यहां पर पहुंच गई, टाइम की बड़ी पाबंद है, बिल्कुल 7 बजे, मतलब 7 बजे। और आप भी बड़े पाबंद हो अपनी पढ़ाई को लेकर, कि जब तक जीएमपी खत्म नहीं होगा मैं जाऊंगा नहीं, क्लास खत्म नहीं होगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। आपकी क्लास छूटी मान लो 7:30 बजे, और आप डाई हार्ड फैन हो नोरा के, ठीक है, जाऊंगा तो सही मैं। अब आप 7:30 बजे यहां पहुंचे स्टेडियम पे, बताओ कितने चांस है आप नोरा फतेही से मिल पाओगे? क्यों? क्योंकि नोरा फतेही को यहां से बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है, ठीक है। तुम घर से तो निकले थे बहुत खुश हो गए,
और यहां जब पहुंचे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। फिर भी आपको लगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, देखूंगा तो सही मैं नोरा को एक बार। तो आप यहां पहुंचे और इस भीड़ में से आपने घुसने की कोशिश की, भीड़ ने घुमाया, लात देके आपको बाहर गया, चल पागल समझा, हम सुबह से खड़े हुए हैं, है ना। कुछ लोग तो यहाँ पहले से शाम सुबह 7:30 बजे आके बैठ गए होंगे, वो आने वाली शाम को 7:30 पे, तो भी है ना, ऐसे अलग अलग तरीके के फैन होते हैं। तो बेसिक सी बात है, आप यहाँ खड़े हो, ये भीड़ यहाँ खड़ी है और ये आपको नोरा से मिलने नहीं देगी। बट आप अगर मान लो ये भीड़ नहीं होती तो आप नोरा के पास जाते, बढ़िया फोटोग्राफ सैफ अली दोनों खिंचवा के लाकर आते, है ना। लेकिन अब तो आप दूर से ही देख सकते हो। सो द पॉइंट इज, अगर हम नोरा को बोल दे कि न्यूक्लियस है, तो बताओ आप क्या हो, और ये कौन है? इनर मोस्ट नहीं भाई, इनर इलेक्ट्रॉन। इनर ये भी इनर, ये भी इनर, ये है इनर मोस्ट, तो फर्स्ट लेयर जो बनी हुई है, हाँ सुबह 7:30 वाला। सो द पॉइंट इज, ये सब मिलकर नोरा को आपसे या आपको नोरा से क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन तो अब भी है, तभी तो आप यहां रुके हुए हो, है ना। लेकिन साथ ही साथ क्या है, अट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन ज्यादा कौन है भाई? कोशिश करी घुसने की, आई गो लगी, और है ना, पिटाई और हो गई। तो रिपल्शन यहां पर डोमिनेट कर रहा है। अब आप यहां खड़े खड़े सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, तरीका, ठीक है। सो बेसिकली सेम कहानी होती है, ये न्यूक्लियस है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स और ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलो एक बात समझ में आती है? तो पहले से एक बात को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अगली बात पे बढ़ेंगे। सो द पॉइंट इज की इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, the outermost electrons experience attraction from nucleus and repulsion by the inner electrons. Due to the repulsive force applied by the inner electrons, the net attraction force on outer electron is reduced, and this phenomenon, मतलब ये जो इवेंट हो रहा है, is called shielding और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी हम ये बोल सकते हैं, दैट इज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग shielded by inner electrons. तो देखो बंधु,
ठीक है। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर बीइंग शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। एक और चीज आप ध्यान रखना, बताओ आपके इनके ऊपर रिपल्शन लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? शील्डिंग अंदर वाले किसकी करते हैं? बाहर वाले। बाहर वाला कभी भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर सकता है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो मैं इसके अगले पेज पे ले लेता हूं कि what shielding is provided by inner electrons only। शील्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट शील्ड इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर सकते। शील्डिंग हमेशा कौन करता है? अंदर वाले। ठीक है जी। तो पहली बात आप लोगों को शील्डिंग समझ में आ गई क्या होती है? ठीक है। शील्डिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप आगे चलकर बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन करोगे। ये जो आप सीख रहे हो इससे आपको एक पॉइंट सीख कर चलोगे जिसको हम हर जगह यूज करेंगे रीजंस को एक्सप्लेन करने में। ठीक है ना, और बहुत काम की चीज है ये। अभी आप देखो वापस से हम यहां पहुंचे नौरा जी के पास। तो अभी आप बाहर खड़े हो उस घेरे के बाहर और आप नूरा फतेही के आसपास जाके उससे फोटोग्राफ नहीं ले सकते हो। हाँ, अभी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उन पर सब पर सेम फोर्स लगेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, अगर वो सेम शेल के हैं तो। अभी आप इमेजिन करें कि ये जो भीड़ है यहां पर, इन सबकी एवरेज हाइट है 4 फीट। कितनी हाइट है? 4-4 फीट के लोग हैं, बच्चे हैं मान लो 4-4 फीट के। ठीक है। और आप हो महाबली बाहुबली खली के फूफा नहीं, उसके मतलब वो जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, वंशावली। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, एंसेस्टर है ना। आपकी हाइट है 7 फीट। ठीक है, बताओ आप यहीं खड़े रहोगे क्या? ऊपर से निकले चले जाओगे आप? 4 फीट लोग आदमी यूं पकड़ा, ऊपर से निकले और सीधे यहां पर आकर आप फोटो खिंचवा लोगे। इस केस में ये भीड़ यहां होकर भी नहीं है, ये भीड़ कुछ नहीं कर सकती आपको। इस केस में शील्डिंग कैसी है? पुअर, गरीब शील्डिंग, वेरी पुअर शील्डिंग। इसको रोक ही नहीं सकते हैं, ये आसानी से क्रॉस करके चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, नहीं गन वन अलाउड नहीं है, ऐसे गन थोड़ी लेके आएंगे। नो, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। हाँ हाँ, अमेरिका थोड़ी है। तो गन इसके पास थोड़ी कि तुम थोड़ी गन लेके जाओगे भाई। एंट्री कौन देगा तुमको? चेकिंग होती है ना पहले। आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो तो पहले चेक करते हैं क्योंकि गन वन लेकर तो नहीं आया। बता उड़ा उसको उड़ा दिया। खैर, तो इस केस में देखो शील्डिंग पुअर है। अब बताओ आप यहीं खड़े रहोगे क्या? नहीं, आप कहां जाओगे? जितना क्लोज आ सकते जाओगे। तो जब शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है और वो न्यूक्लियस के और पास जाए। अभी मान लो सीन उल्टा हो जाए, ये जो भीड़ खड़ी है उसकी एवरेज हाइट है 7, चलो ज्यादा हो गया 6 फीट, और आप हो 4.5 फीट। बताओ अब आप अंदर जा पाओगे? नहीं, वो पहले से पता है, पैर बंद करके खड़े हुए हैं सब। और वैसे भी जब इतने लोगों की भीड़ हो ना तो कभी भी ये गलती नहीं करने का। किसी एक ने भी लात मार दी ना, उसके बाद वो देखा आपने टोमेटिनो फेस्टिवल, टमाटर की तरह कचूमर निकल जाता है। भीड़ में कभी भी आप भीड़ में फंस जाओ, कोशिश ये करो कि आप नीचे नहीं गिर रहे हो।
अदरवाइज कभी उठ नहीं पाओगे। आई हैव सीन दैट। ऐसे सिचुएशन में झेल चुका हूँ। दशहरा ग्राउंड जहाँ बात कर रहे थे, तो छोटा सा था, 6 साल 7 साल का होऊंगा, तो मुझे रावण जलता हुआ देखने का बहुत शौक था। तो कोटा में करीबन 75 फीट के आसपास का रावण बनता है। हाँ, बड़ा बिल्कुल। तो हमारे दादाजी की थोड़ी जान पहचान थी, तो उन्होंने हमको टिकट दिलाया, मतलब एंट्री दिलवा दी फ्रंट उस पे, और मैं सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। और जब भाई साहब वो अपनी फुल फॉर्म में जलना शुरू हुआ ना, उसकी जो तपन आती है आग की, सब पीछे भागना शुरू हुए। अब मैं छोटा सा बच्चा और सारी भीड़ पीछे भाग गई। उस दिन बस मैं मरते मरते बचा। उस दिन क्या, दोबारा कभी ना, अरे भीड़ में नहीं जाता हूँ मैं, ऐसी भीड़ के अंदर दूर ही रहता हूँ मैं। तो पता उस दिन मैं ही रावण बन जाता, बुराई का अंत। खैर, तो अगर ये सब 6 फीट के हो और आप 4.5 फीट के हो, तो इस केस में बताओ शील्डिंग कैसी है? बहुत इफेक्टिव है। अब आप इस भीड़ को क्रॉस करके अंदर जा ही नहीं सकते हो। तो बेसिकली जब भी कोई चीज किसी को शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है, भाई बॉडीगार्ड, जैसे आपने देखा पिक्चरों में बॉडीगार्ड होते हैं, कैसे होते हैं? ये हट्टे कट्टे, बिल्कुल सलमान खान भी यूं घूमता था, है ना। आप सोचो किसी के बॉडीगार्ड कार्तिक आर्यन जैसे हो, या फिर अपने कौवा बिरयानी जैसे हो, हैं, राजपाल यादव। आप राजपाल जैसे लोग, राजपाल यादव को बॉडीगार्ड बना सकते हो अपना? बनाना चाहोगे? आपको धमकी मिली कि आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा, आप बॉडीगार्ड कैसे रखोगे? बिल्कुल हट्टे कुट्टे 6-6.5 फुट के, हाँ, जॉन सेना की तरह। सही बात है। क्यों? क्योंकि उनकी शील्डिंग पावर क्या है? ज्यादा। 4-5 बॉडीगार्ड मिलकर किसी को निपटा देंगे, है? लेकिन बॉडीगार्ड ही ऐसा हो, तो शील्डिंग कैसे करेगा बेचारा, है ना। तो आप समझे, कभी भी शील्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, तो शील्डिंग जो है वो 2 तरह की हो सकती है। तो शील्डिंग, या फिर जिसे आप स्क्रीनिंग बोल रहे हो, वो 2 तरह की होती है। या तो शील्डिंग होती है इफेक्टिव, या फिर शील्डिंग कैसी होती है? पुअर। इफेक्टिव शील्डिंग एंड पुअर शील्डिंग। ठीक है। अभी इफेक्टिव और पुअर शील्डिंग से क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? प्यार से हम इसे जेड इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। आइए समझते हैं क्या होता है जेड इफेक्टिव। अगर आप वापस से यहां पर आए और इमेजिन करें कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होता, कोई भी, तो बताओ न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन फोर्स इस एक अकेले इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा होता। लेकिन अभी ये चारों हैं। अगर ये है, तो ये इस न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन फोर्स इन पे काम नहीं करेगा, इन चारों पे भी काम करेगा। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरा न्यूक्लियर चार्ज काम नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा कम चार्ज काम करेगा। तो वो कम चार्ज क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये सब इसको क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं शील्डिंग कंसिडर कर लूं, उसके बाद जो बचा कुचा चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव नेट चार्ज जो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप डेफिनेशन अगर आप इसकी लिखना चाहें, इसके बारे में बताना चाहें, यू कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द नेट चार्ज एक्टिंग ऑन outer electron after considering shielding or screening by inner electrons। इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग और स्क्रीनिंग कंसीडर करने के बाद जो नेट चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं।
तो ये डेफिनेशन भी आप थोड़ी ध्यान रखें। आपस में भी होगा ना, ये इसको इफेक्ट करेगा, उसको, वो सब काउंट हो गया उसमें। ये दोनों एक दूसरे को भी इफेक्ट करेंगे, लेकिन दोनों की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, सेम। जितना चार्ज इस पे काम करेगा उतना ही चार्ज इस पे काम, नहीं नेग्लेक्ट नहीं होगा ना, सेम होगा सब। भाई अर्थ के सेंटर से अगर आप देखो, जितना फोर्स मुझ पे काम कर रहा है उतना इन पे कर रहा है, इन पे इन पे इन पे इन पे, सब पे सेम काम कर रहा है। अब आपकी मेरी मेरी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई अर्थ से, आपसे 3 फुट ज्यादा, तो मुझ पर अट्रैक्शन फोर्स रिलेटिवली क्या हो गया, कम। कम, मैं अर्थ के सेंटर से दूर चला गया ना, वो भी देख लेंगे अपन। और तो देखिए शील्डिंग 2 तरह की होती है, आप देख चुके हो। अगर बॉडीगार्ड इफेक्टिव होगा तो दुश्मन बॉस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब शील्डिंग इफेक्टिव होती है तो जो जेड इफेक्टिव होता है ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। तो जब भी कभी भी शील्डिंग इफेक्टिव होगी तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, भाई शील्डिंग कौन कर रहा है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। तो अगर शील्डिंग अच्छी है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर शील्डिंग पुअर है तो उस केस में जेड इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, इंक्रीज। बस आपको इतना ही समझना है, जब आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो आपको समझना है कि अगर शील्डिंग पुअर है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ये जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस इंक्रीज होगा। और यहां देखें, अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, ओके सॉरी, यहां इंक्रीजेज आएगा और एथे डिक्रीजेज आएगा, माय मिस्टेक। समझ पा रहे हैं? मेन क्रक्स यही है, जब जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, जब जब जेड इफेक्टिव कम होगा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। और जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा, जब शील्डिंग कैसी होगी, पुअर। क्रक्स यही है, याद आपको यही रखना है सबसे पहले। शील्डिंग अच्छी है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, शील्डिंग पुअर है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। चलो आगे। ठीक है, ये देख लिया कि शील्डिंग क्या होती है, ये देख लिया कि शील्डिंग पुअर और इफेक्टिव होती है, ये भी देख लिया कि पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और इफेक्टिव होगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा। लेकिन हमको कैसे पता लगेगा भाई कि शील्डिंग पुअर है या फिर इफेक्टिव है? ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। क्या टाइम हो रहा है, क्लास कितने बजे थी, 3 बजे, तो 4 बजे आ जाओ। क्या है, अब तो सब कुछ हो गया। तो देखें, शील्डिंग डिपेंड्स on type of orbital in which the electron is present। देखो शील्डिंग डिपेंड करती है कि किस तरह के ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप शील्डिंग पावर देखो,
ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल। तो देखें, एस ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर सबसे अच्छी होती है, फिर होता है पी, फिर होता है डी, और फिर होता है एफ। एस की शील्डिंग पावर सबसे अच्छी क्यों होती है? क्योंकि एस ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। अभी समझाता हूं, देखो और डिटेल में। ये आप ध्यान रखना कि जो शील्डिंग पावर है, ऐसा नहीं लिखते इसको, मोर क्लोजर is an orbital to nucleus, greater will be its shielding power। तो जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, उसकी शील्ड करने की पावर भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप देखें तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एस वाले, फिर कौन सा होता है? पी, फिर कौन सा होता है? डी, और फिर कौन सा होता है? एफ। ये फिक्स है। जैसे मान लो आप थर्ड शेल में हो, तो थर्ड शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 3s 3p 3d। तो अगर आप 3s 3p 3d में कंपेयर करो, तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा होगा? 3s, उसके बाद कौन होगा? 3p, और उसके बाद कौन होगा? कॉपी कर लो आप आराम से, सारा हो गया। उसके ऊपर होगा ना, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए ये शील्ड किसको करेगा? खुद खुद को थोड़ी शील्ड करेगा। शील्ड किसको करेगा? बाहर वाले को। ये अगर न्यूक्लियस के पास है तो बाहर वाले के ऊपर अट्रैक्शन लगने नहीं देगा। शील्ड कौन कर रहा है? अंदर वाला। किसको? तो अगर मैं किसी को शील्ड कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा ना उसके पास कुछ ना पहुंचे, मैं यही रोक लूं सब कुछ। तो अगर मेरी शील्डिंग अच्छी है तो मैं यहीं पे सब कुछ रोक लूंगा, उसके पास कुछ जाएगा ही नहीं। अगर मेरी शील्डिंग पुअर है तो मैं कुछ नहीं रोक पाऊंगा, सब उसके पास जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है कि मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस है मोर शील्डिंग? ठीक है, जितना ज्यादा आप न्यूक्लियस के पास होंगे, आपको देख लो ना, ये नोरा है, ये एक लेयर है सिक्योरिटी की, दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। समझना, ये तो इसके बॉडीगार्ड्स हैं, फिर ये नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने इवेंट करवाया है, और ये जनता है, आम जनता, और ये आप हो। शायद ये लेयर तो आप आसानी से ब्रेक कर जाओ, ये भी हो सकता है ब्रेक कर जाओ। सबसे टफ कौन सी लेयर को ब्रेक करना है? इसको, जो उसके खुद के पेड बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स हैं। वो बाउंसर्स तो ये रहे जो इवेंट वाले ने दिए हैं, एक सेलिब्रिटी के अपने भी एक पूरा वो सिक्योरिटी का वो रहता है 5-7 लोग, उनको ब्रेक करना आपके लिए सबसे ज्यादा टफ काम होगा। क्यों? क्योंकि इसके सबसे क्लोज ये प्रोटेक्ट कर रहे होंगे इसको। तो जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके जितना क्लोज रहोगे उतना अच्छा आप उसको क्या कर पाओगे? शील्ड कर पाओगे, है ना। अब एक बाउंसर बोले मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, है ना, तो उसकी शील्डिंग पावर क्या होगी? इल्ले, जीरो। क्या शील्ड कर पाएगा वो? तो इस चीज को समझे, ये इंपॉर्टेंट है। खैर, यहां तक समझ में आ गया। तो शील्डिंग इफेक्टिव है या शील्डिंग पुअर है, ये देखना आना चाहिए। शील्डिंग इफेक्टिव होगी तो अट्रैक्शन फोर्स, शील्डिंग इफेक्टिव होगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और शील्डिंग पुअर होगी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो इससे ज्यादा मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो नोरा जी को टाटा बाय बाय करते हैं। हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सीख लिया है। एक यहाँ पे रूल होता है स्लेटर्स रूल, कुछ काम आता नहीं है इसलिए हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी में भी नहीं है। उसमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट, हाँ आप ये ध्यान रखना कि वेरिएशन ऑफ Z effective in periodic table।
ये आपके लिए समझना जरूरी है, ये काम में आएगा। तो देखिए, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, इन अ क्या, एक ही पीरियोडिक टेबल को, इन पीरियोडिक टेबल Z effective increases as electrons are added to the same shell. तो आप पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हो, देखो लेफ्ट राइट चलने का मतलब क्या, मेरी बात समझना। आपके पास फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, फिर आपके पास सेकंड पीरियड होता है जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, 2 8। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बताओ पीरियड सेकंड है, सेकंड पीरियड मतलब सेकंड शेल है, थर्ड पीरियड मतलब थर्ड शेल है, फोर्थ पीरियड मतलब फोर्थ शेल। तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो जब तक सेकंड पीरियड खत्म नहीं होता है, आपके सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जा रहे हैं। वो कौन सा शेल है? सेकंड शेल। तो आप समझना, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मान लो n=1 फर्स्ट शेल है, और फिर ये n=2 सेकंड। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये चीज कई लोगों को समझ में नहीं आती, वो रट लेते हैं, इसलिए समझ लो एक बार क्या होता है, याद तो रखना ही है अपने को। सेकंड में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा आपने, ठीक है। तो मैं समझाता हूं, देखो अगर मैं आपसे सेकंड पीरियड की बात करूं तो कहां से शुरू होता है? लिथियम, फिर कौन आता है? बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर गिनो तो 3 है, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 3। सही है। अब जैसे ही आप लिथियम से बेरिलियम मूव करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 4 हो गया, इसका भी एटॉमिक नंबर देखो, इलेक्ट्रॉन बढ़े, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ा, प्रोटॉन भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो आप देखो, जैसे मान लो मैं लिथियम से बात करता हूं, तो लिथियम के केस में यहाँ 3 प्रोटॉन थे और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब जब आप लिथियम से बेरिलियम जाओगे तो बताओ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो गए? 4, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया? सेम शेल आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जितना इसको शील्ड कर रहे थे उतना ही इसको शील्ड करेंगे, समझ पा रहे हैं? फिर एक और प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन हो गए 5, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। अब भी ये उतना ही शील्ड करेगा। थैंक यू, अपने आप ही, ठीक है। तो आप देखो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन शील्डिंग उतनी है, शील्डिंग उतनी है। क्यों? नहीं नहीं, बट भी नहीं रही है, उतनी ही है। क्यों? क्योंकि आप सेम शेल में जा रहे हो। किस में जा रहे हो? अगर इससे बाहर वाले शेल में जाता हो तो शील्डिंग ये और अच्छे शील्ड कर रहा होता है इसको। तो आप समझें अभी क्या हो रहा है, कि आप हर इलेक्ट्रॉन को सेम शेल में ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से साथ साथ क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। मान लो बीच में एक और शेल होता, एक इलेक्ट्रॉन उसमें जाता और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं, उस केस में शील्डिंग और बढ़ जाती है। वो अपन सीखेंगे अभी भी आगे, बट अभी मेरी बात आप समझे, मैं ज्यादा भी नहीं बता सकता वो उसके अंदर अभी। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सेम शेल में जा रहे हैं, इनके ऊपर शील्डिंग तो ऑलमोस्ट उतनी ही है, थोड़ी बहुत बढ़ेगी क्योंकि एक दूसरे को भी शील्ड करेंगे, बट ज्यादा कौन बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसलिए लेफ्ट टू राइट चलने पर हम बोलते हैं कि Z इफेक्टिव हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो लिख भी देना कि since electrons, since for each added electron, number of protons in nucleus
increases, but as electrons are added in same shell, not much increase in nuclear charge is observed. Not much increase in shielding is observed. Shielding occurs. So Z इफेक्टिव बढ़ता है। अगर आपके लॉजिक नहीं रटने, ना याद रखने, आपको सिर्फ एक चीज रखनी है, लेफ्ट राइट चलोगे तो Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। अभी टॉप टू बॉटम जाने पर भी Z इफेक्टिव बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो आप सोचो जनरल लोग का क्या होता है, लेफ्ट राइट जो गया टॉप टू बॉटम उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है ना, मैं भी बता देता हूं आपको। Z effective also increases on moving down, except in group 1 and 2, यानी एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या? हाँ, इनके लिए कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स सेम आफ्टर सेकेंड पीरियड, आफ्टर थर्ड पीरियड। मतलब सेकेंड से थर्ड बढ़ता है, लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किस पर? न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है ना। इस इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे थे, 3, इनको कितने खींच रहे हैं, 5। कहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? शील्डिंग तो उतनी है, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो खींच रहा है ना, इसलिए नेट इफेक्टिव चार्ज। क्या चीज? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे उतने प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। अब देखो, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो पक्का है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ा हुआ चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा? शील्डिंग। आपका न्यूक्लियर चार्ज कितना अच्छा हो जाए, बढ़ जाए, अगर शील्डिंग अच्छी है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा, लेकिन अगर शील्डिंग बर्बाद है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा। तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? शील्डिंग पर। अगर शील्डिंग अच्छी हो रही है तो बढ़ा हुआ चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा, और शील्डिंग पुअर है तो काम करेगा। वो भी अपन सीख लेंगे, अभी तो इंट्रोड्यूस किया है, यूज करोगे आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। तो देखते जाओ, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाए। ठीक है जी, अभी एक बार मैं एनसीईआरटी उठा लूं वापस से। यार चलो, इस पे तो है ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? व्हाट? ये वापस
ये भी अपन यूज करेंगे। और इसमें क्या है ना, आप जैसे से एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। जब ये लिथियम था, लिथियम, तब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे? 3, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप बोरोन पर आ गए तो उसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन हैं और आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है तो अंदर वाले इनके ऊपर ऑलमोस्ट सिमिलर शील्डिंग लगा रहे होंगे। अगर ये अंदर रहता और बाहर वाले में एक और इलेक्ट्रॉन आता तो फिर शील्डिंग और अच्छी हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और हर एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन सेम शेल में आने की वजह से शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। अच्छी शील्डिंग कौन करता है? अंदर वाले। आप सोचो, अगर यही इलेक्ट्रॉन्स अंदर में भरते जाते तो शील्डिंग और अच्छी होती जाती। बाहर 1 रख दिया मैंने मान लो, और अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊंगा तो शील्डिंग और अच्छी होती जाएगी। इस केस में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जा रहे हैं, शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं बढ़ पाती है, लेकिन चार्ज बढ़ रहा है। इसलिए नेट न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज हमेशा क्या होता है? बढ़ता ही है। वो आप धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, टेंशन ना। नीचे आएंगे तो भी बढ़ता है, क्यों रहना चाहिए? तो शेल इंक्रीज होने दो ना, न्यूक्लियस में चार्ज भी तो बढ़ रहा है। अगर आप लिथियम से सोडियम जाओ, इसके पास कितने प्रोटॉन थे? 3। इसके पास क्या है? 11। 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़ेगा। 11 से फिर आप जाओगे पोटेशियम 19। तो यहां पर कांस्टेंट रहता है। ये सब कैलकुलेशन से आता है, एक फॉर्मूला बनता है, उससे कैलकुलेट करते हैं। वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, किसी काम का नहीं है आपके लिए। अभी आप देखोगे एस ब्लॉक मेटल्स में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में जाओगे वो बढ़ता है। उसका कारण है पुअर शील्डिंग। क्या है? तो अपन पढ़ेंगे अभी। अभी पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, चिंता ना करें। अभी जितना लिखा दिया उसको रख लो। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल होता है सब कुछ। एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटल। चलिए, जेड इफेक्टिव सीखने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इससे ज्यादा आपको जेड इफेक्टिव में कुछ नहीं सीखना है। और जो पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसको हम जानते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। चलिए देखिए, अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें सिंपल वर्ड्स में, एटॉमिक रेडियस, तो देखो एक एटम क्या होता है, एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? एक तो उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद उसमें क्या होते हैं? शेल्स। शेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो। तो उसके न्यूक्लियस से उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, सही ना? न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल होगा वही तो एटम है। अगर आप ये डिस्टेंस नाप लो तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक रेडियस। क्या बोल सकते हैं? तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की लिटरल मीनिंग की बात करें, इट इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। बताओ उसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी एटॉमिक रेडियस। पेज नंबर 89 पे है, इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी के पास में, देख लेते हैं।
देख लिया मैं वो नहीं देख रहा। नहीं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको, ये सब तो मैं सिखाई दूंगा, सभी जरूरत नहीं उसके। ये समझ में आता है आपको? एक एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के डिस्टेंस को आप नाप लो, अगर आपके पास सिंगल एटम है ऑफ एन एटम, उसी को हम क्या बोल देंगे? उसकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बोल दिया, पर दिक्कत है। दिक्कत क्या है? हमारे पास एक एटम है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आपने बोल तो दिया, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो कुछ 2 करोड़ लाइट ईयर्स है, बोल दिया, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं सकते। 2 करोड़ लाइट ईयर्स का मतलब, ऐसे रैंडम बोल रहा हूं, 2 करोड़ साल तो लाइट को लगेंगे वहां पहुंचने में, वहां आप कैसे पहुंच सकते? तो कथनी और करनी में फर्क होता है। आपने लिखने को लिख तो दिया कि एक एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस नाप लो, पर वो आप नापोगे तो तब जब आपको एक एटम मिलेगा। आप इस दुनिया में किसी भी एलिमेंट का एक एटम ऑब्टेन नहीं कर सकते। सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो? ये लो हीलियम, भाई ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? हीलियम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीलियम एटम। अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरे में हीलियम गैस है, बताओ कि उसका एक एटम होगा? कितने होंगे? बहुत सारे होंगे ना। अगर इस जगह पर हीलियम है तो उसमें हीलियम का एक एटम, हीलियम के बहुत सारे एटम के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा। होगा या नहीं होगा? अगर आपने बोला आयरन, ये मान लो ये लोहे की टेबल है, बताओ इस टेबल में एक आयरन एटम है? क्या आप इस टेबल से एक आयरन एटम निकाल सकते हो? इस दुनिया में आयरन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड की फॉर्म में। और अगर कोई चीज सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो सारे एटम्स ऐसे बहुत क्लोजली क्या होते हैं? पैक्ड है। आयरन अकेला नहीं है, आयरन अपने पूरे, समझ गए हो आप, एग्जिस्ट करता है पूरे परिवार के साथ। अकेला आयरन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले मेरी बात समझें, इसको लिखना जितना आसान है उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट, वो हमेशा दूसरे एटम्स के साथ किसी ना किसी बाउंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे। जैसे मैं आपको अगर, मैं तो दे नहीं पाऊंगा एग्जांपल, बट फोटो है नहीं, वो रह गया फोटो। जैसे मान लो एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है, या एप्पल को छोड़ो, हम ये बात कर लेते हैं कि क्या पिक्चर में ज्यादा बेटर दिखता है। खैर छोड़ो, अभी देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। जैसे ये एक ऑरेंज है, मान लो ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, और एक ये ऑरेंज है जो, जिसमें क्या हुआ ना, इसमें जेनेटिक डिफेक्ट है, और ये दो ऑरेंज आपस में जुड़ गए हैं, मतलब एक साथ दो ऑरेंज है। अब मैं आपसे बोलूं इस ऑरेंज की रेडियस बताओ, इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, बताओ इस ऑरेंज की रेडियस क्या होगी? यहां से यहां नाप लोगे आप। लेकिन अगर आपको इस ऑरेंज की रेडियस नापनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस नाप के उसका आधा कर दोगे। अगर मान लो दुनिया के सारे ऑरेंज ऐसे ही एग्जिस्ट करते, दुनिया में एक सिंगल ऑरेंज होता ही नहीं है, दो ऑरेंज आपस में हमेशा जुड़े हुए होते हैं, तो बताओ आपको अगर उस ऑरेंज की रेडियस निकालनी तो उसका क्या तरीका होता? ये आप ये बोल ही नहीं सकते कि इसकी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की डिस्टेंस, वो पता ही नहीं कि इसका न्यूक्लियस कहां है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? हमें ऐसा सिंगल एटम मिल नहीं सकता। एटम जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसी में हम उसकी क्या डिफाइन करते हैं? रेडियस। इसलिए हमारे पास, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको। पहला पॉइंट तो आप यहां पर मेरे साथ ही ऐड कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन
a single isolated atom. So we can't define or calculate atomic radius according to the above definition. ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट ने बोला कि देखो यार, तुम सिंपल सी बात समझो, इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनको हम ब्रॉडली मेजर तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बनता है? और नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बनता है? और मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बनता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अभी आयनिक बॉन्ड तो कंपाउंड है, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। इसकी जैसे फ्लोरीन एक एलिमेंट है, बताओ फ्लोरीन इस दुनिया में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? F2, यानी दो फ्लोरीन आपस में जुड़े हुए होते हैं। बताओ क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2, दो क्लोरीन आपस में जुड़े हुए होते हैं। बताओ आयरन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Fe। Fe का मतलब नहीं कि एक आयरन है, नहीं 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 नहीं, Fe का मतलब क्या है? बहुत सारे आयरन एटम्स ऐसे किस फॉर्म में होते हैं? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। ये एक मेटल है, तो जो दो मेटल एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जो दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा एलिमेंट है, आपके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस होती है। तो हेडिंग डाले नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अभी आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूं, पर रुक जाओ, जब केस सॉल्व होगा ना तो सारी हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। तो जो पहले टाइप की रेडियस होती है उसे हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। क्या बोलते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, बताओ किसके लिए डिफाइंड होगी? तो डिफाइंड फॉर मेटल्स। जितने भी मेटल एटम्स हैं उनके लिए हम कौन सी रेडियस डिफाइन कर सकते हैं? उनकी मेटालिक रेडियस। है बहुत आसान इसकी डेफिनेशन। ये कहती है अगर आपके पास दो मेटल एटम्स हैं, ठीक है, आपको थोड़ा मुझे भरोसा करना पड़ेगा, दो चीजों के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है उनमें ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग में क्या होता है? उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मर्ज होता है। जैसे एक मेटल एटम ये है और दूसरा मेटल एटम ये होगा, इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है, इस रीजन में ओवरलैपिंग हो गई है। क्या हो गई है? एक दूसरे के फील्ड में एंटर कर गया है। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये किसको दिखाती है? मेटालिक बॉन्ड को। किसको दिखाती है? तो आप समझे मेरी बात, अगर आपके पास दो मेटल एटम्स हैं जिनके बीच में इस तरह से मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इनके दोनों के, अब देखो जैसे मैं आपसे बात करूं आयरन, आयरन में क्या होगा? एक और आयरन एटम इधर होगा, है ना, तो ऐसे एक और होगा, फिर एक और होगा, फिर इसके नीचे एक और होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो पड़ोसियों को चूज कर लेते हैं। तो मैंने आयरन के दो पड़ोसी चूज कर लिए, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का आप क्या कर दो? हाफ। ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम इसकी मेटालिक रेडियस बोल, कौन सी रेडियस बोल देंगे? मेटालिक रेडियस। तो अगर हम मेटालिक रेडियस को डिफाइन करें तो बहुत सिंपल है, इट इज सिंपली, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two atoms bonded with कौन सा बॉन्ड? मेटालिक। बहुत सिंपल है, मैंने आप अभी समझाया कि आयरन दुनिया में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आपको उसकी रेडियस भी इसी फॉर्म के अंदर डिफाइन करनी है। जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है उसी फॉर्म में आपको उसकी रेडियस डिफाइन करनी है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? इसकी मेटालिक रेडियस। क्लियर है?
कॉपी करें फिर दूसरे पे मूव करें, ऑब्वियसली बॉन्डेड में ही वही तो कर रहे हैं, सिंगल एटम है ही नहीं ना आपके पास। आप देखो ना उनका कुछ पोर्शन मिक्स हो रखा है अंदर, कहां से लाओगे सिंगल एटम? वही तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व होगी उस दिन नाप लेंगे। मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा स्पेस है, आउटर स्पेस, उसमें जो नेपच्यून है उसके चारों तरफ एक उल्का पिंड घूम रहा है, उसकी साइज बतानी है आपको, कैसे बताओगे, कैसे देखोगे? पहले वहां पहुंचो तो सही, या तो आपको वहां जाना पड़ेगा उसको यहाँ, तभी तो हम नाप पाएंगे। अब नहीं नाप सकते तो जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ से एक लाइट की रे फेंकेंगे, एक्सरे या कोई वो, उसके वापस आने का इंतजार करेंगे, वो आएगी, वो जिस स्पीड से आएगी उस स्पीड को नापेंगे और उससे हम उसकी साइज का आइडिया लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बता तो अब भी नहीं सकते, इट इज ऑल आइडिया, हमें पता नहीं है, हम यहाँ बैठ के यही होता है। आपको क्या लगा, कैसे पता लग जाता है कि वो प्लेनेट इतने लाइट ईयर्स दूर है? तो हम एक सर्टन फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकते हैं और उस लाइट के वापस आने का इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं, नहीं करते, ऐसा नहीं करते। उससे आ रही लाइट को हम मेजर करते हैं किस फ्रीक्वेंसी से आ रही है, अर्थ पे जिस फ्रीक्वेंसी आ रही है बाहर किससे आ रही है, उससे उसका आइडिया लगा सकते हैं। बाकी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है, वो है मेथड यही। अभी मेरी भी इतनी स्पेस में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट तरीका यही होता है, आप एस्टिमेट कर सकते हो। लेकिन मान लो वो उल्का पिंड चलता हुआ धरती पे आ जाए और आपने कैच कर लिया, है ना, सूर्य कुमार यादव की तरह, तो फिर आप नाप सकते हैं, हाँ भाई क्या था। बीच में भी आता ही है, मतलब तरीका होता है, मेरे को भी देखना पड़ेगा, देख के बताऊंगा मैं। स्पीड मीडियम पे आने के बाद बदल जाएगी, हाँ वो तो बदलेगी बदलेगी, डाइवर्ट भी हो जाएगी रे आपकी, तो वो तो होता ही है। तो ऐसा तो है ना कि एक ही रे फेंक के छोड़ दी, तो पूरा का पूरा फ्लश करते हैं एक साथ, वापस आती है और उसके हिसाब से बात करें। बाहर तो मीडियम है ही नहीं, सब खाली है। हो गया, चलो आगे। चलिए, तो जो सेकंड रेडियस होती है, सेकंड, उसको हम लोग कौन सी रेडियस बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस। बताओ किसके लिए डिफाइंड होगी? ऑब्वियसली इट इज डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे, सब नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। पी ब्लॉक के आधे ज्यादा एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल्स। अब जो तो नॉन मेटल्स, मैं आपसे बात करूं क्लोरीन, Cl2, तो आप आगे चलकर केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ सकते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि अगर इस दुनिया में दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, क्या बना है? चलो भाई, तो तुम्हारे रेडियस लिखने को किसने कहा? रेडियस तो चाहिए नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास दो क्लोरीन एटम्स हैं, इनके बीच में ये जो रीजन है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये इनका ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है। एंड ओवरलैपिंग इज ग्रेटर in a covalent bond as compared to metallic bond.
मेटालिक बॉन्ड में तो बहुत कम ओवरलैपिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा। अब अगर आप इन दोनों एटम्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ, है ना, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसकी कोवेलेंट रेडियस। ये जो हाफ डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम कौन सी रेडियस बोलेंगे, कोवेलेंट। उसने वो बना दिया, मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। ये एक एटम, ये ओवरलैपिंग दूसरा रीजन, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का आप क्या कर दो, हाफ। ये वाली जो रेडियस है उसे हम लोग कोवेलेंट रेडियस। तो जो मेटालिक बॉन्ड था उसमें ओवरलैपिंग का रीजन थोड़ा कम था, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग का रीजन क्या होता है, ज्यादा, मतलब दोनों एटम ज्यादा पास आ पाएंगे। जो मेजर चीज आपको यहाँ पर देखनी है वो बहुत सिंपल सी बात यह है कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो मेटालिक रेडियस से क्या होती है। इनकी डेफिनेशन अगर आपको रटनी नहीं है, मैं सारा डायग्राम बना के दे दूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोवेलेंट रेडियस है या फिर ये मेटालिक रेडियस। हाइड्रोजन और जितना ओवरलैप करेंगे उनकी डिस्टेंस का आधा कर दो, बिल्कुल सेम नहीं है ना, हाइड्रोजन के लगाएगी, फ्लोरीन के लगाएगी, यहाँ दोनों सेम रख लेंगे। फिर इसी तरह देखो आपके पास जो तीसरी रेडियस बनती है उसे हम बोलते हैं वेंडरवॉल रेडियस। क्या बोलते हैं, ये डिफाइंड होती है फॉर नोबल गैसेस एज वेल एज नॉन मेटल्स। इसकी डिटेल्स तो आप आगे ही सीख पाओगे, मतलब डिटेल में समझने के लिए इसको, बट हाल फिलहाल अपन काम चलाओ तो चीजें सीख ही सकते हैं। तो देखो कोई भी नोबल गैस है, फॉर एग्जांपल आप पहले बात कर लो हीलियम की, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था हीलियम। बताओ इस कमरे में हीलियम है, हीलियम का एक एटम होगा या बहुत सारे, लेकिन वो हीलियम के बहुत सारे एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, बस वो एक जगह पर भरे हुए हैं किसी ना किसी अट्रैक्शन फोर्स से। तो आप समझें ये हीलियम का एक एटम है और ये हीलियम का दूसरा एटम है, ऐसे हीलियम का तीसरा चौथा, बहुत सारे एटम्स होंगे क्योंकि हीलियम गैस है। हीलियम के आपस में एटम्स में किसी तरह का बॉन्ड नहीं बन रहा। देखो यहां बॉन्ड बन रहा था, ये बॉन्डेड कंडीशन में है। बताओ ये दोनों हीलियम एटम कौन सी कंडीशन में है, नॉन बॉन्डेड कंडीशन। कहने का मतलब यहां किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये गैसियस फॉर्म में होंगे तो ये बहुत दूर दूर होंगे, बनाना मत आप, समझा रहा हूं। अगर मुझे एटॉमिक रेडियस चाहिए तो मैं इनको एज क्लोज एज पॉसिबल लाना चाहूंगा। और बताओ ये एज क्लोज एज पॉसिबल कौन सी स्टेट में आएंगे, सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट में आएंगे, तो जब भी हम वेंडरवॉल रेडियस नापते हैं इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन सॉलिड फॉर्म। दुनिया की किसी भी चीज को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको टेम्परेचर डाउन करना है। एक्चुअली डेफिनेशंस हैं, करना नहीं पड़ता है। नियॉन को कर सकते हैं ना, तो उसके हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं, और अब तो अपने पास डिवाइसेज हैं, तो बहुत पुरानी बात। तो आप मेरी बात समझें, हाउ इट इज डिफाइंड वेंडरवॉल रेडियस। सो अब ये दोनों नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है, ये दोनों नेबर्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दो, इसे हम हीलियम की कौन सी रेडियस बोल देंगे, वेंडरवॉल रेडियस। तो व्हाट इज वेंडरवॉल रेडियस, इट इज half of the distance between two neighboring atoms in solid state in non-bonded condition। तो कहने का मतलब कोवेलेंट रेडियस के टाइम पर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्डेड कंडीशन में है। मेटालिक रेडियस के टाइम पर मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्डेड कंडीशन में है। लेकिन
वेंडरवॉल रेडियस के टाइम एटम्स कौन सी कंडीशन में होते हैं? नॉन बॉन्डेड। पहले तो देख के बता दो सबसे बड़ी कौन सी होगी। अल्टीमेटली जो आपको याद रखना है वो तो ये है कि सबसे बड़ी कौन सी रेडियस होती है? वेंडरवॉल। फिर कौन सी होती है? मेटालिक। और सबसे छोटी कौन सी होती है? इसके अलावा आपको इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने इसीलिए बढ़ाया कि लिख सकूं, ऐसे लिख दे तो आपको समझ में नहीं आता। इससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि वेंडरवॉल रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है और मेटालिक रेडियस क्या होती है। हो गया? चलिए जी, अब देखें। अब आप दिमाग लगाओ। जैसे मैं आपसे बात करूं, मेरे पास ये दो क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है? मॉलिक्यूल्स है, मतलब मॉलिक्यूल बन गया है। और ये भी दो क्लोरीन एटम्स ही। यहां पर मैंने एक डिस्टेंस ली है, ये इसको बोल रहा हूं एक्स, ठीक है? एक डिस्टेंस में ले रहा हूं ये, इसको मैं बोल रहा हूं वाई। सही है? बताओ व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। इसको मैं कनेक्ट भी कर लेता हूं। व्हाट इज एक्स? एक्स इज किसकी? ऑफ क्लोरीन। सही है? बताओ व्हाट इज वाई? वाई इज वेंडरवॉल रेडियस ऑफ क्लोरीन। एक ही बात, Cl2 से ही निकलेगी। तो दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। पहला डिफरेंस, वेंडरवॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में क्या डिफरेंस है। जो बॉन्डेड कंडीशन में आपने हाफ किया डिस्टेंस का, वो तो कौन सी रेडियस होगी? कोवेलेंट। ये दोनों नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो कौन सी रेडियस होगी? वेंडरवॉल। एक नंबर बात। दो नंबर बात, एक नॉन मेटल के लिए दोनों डिफाइन हो सकती है, कोवेलेंट भी और एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस में किसी तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म, तो जो भी नॉन मेटल एक मॉलिक्यूल बना सकती है उसके लिए वेंडरवॉल और कोवेलेंट दोनों रेडियस डिफाइंड होगी। नोबल गैसेस के बीच में किसी तरह का बॉन्ड फॉर्म, इसलिए उनके लिए सिर्फ कौन सी रेडियस डिफाइंड होगी? वेंडरवॉल रेडियस डिफाइंड। बाकी तो आपको ऑर्डर याद रखना है, ये तो समझने की बात थी। बोलो समझ में आ गया? इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो प्लूरल फॉर्म है ऑल these three radius in combined form is called atomic radius. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये पूरी कहानी है एटॉमिक साइज की, एटॉमिक रेडियस की। अब एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है, क्या क्या इनमें चेंजेस होते हैं, क्या क्या वेरिएशन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे।
लेकिन आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, आपको समझना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग क्या होती है। जब शील्डिंग पुअर होती है इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है, जब शील्डिंग इफेक्टिव होती है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। जहां जहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वहां अट्रैक्शन बढ़ेगा, जहां जहां न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वहां पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम। ये जो कुछ आपने पढ़ा अब इसको आप नेक्स्ट क्लास आगे काम में लोगे, रीजंस वगैरह एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं